हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 23वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक एक कर वंश और सौम्या शादी की सारी रस्में निभा रहे थे। वही एक अंधेरे कमरे में अभिमान बैठे ये सब कुछ लाइव देख रहा था। अभिमान के बगल में अंधेरे में एक की बैठी हुई थी। की ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, आपको ये सब कब पता चला था? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नज़र 24 घंटे तुम लोगों पर रहती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ये सब कुछ पहले ही पता चल गया होगा? ये सुनकर उसकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेस्ट हो भाई। ये की और कोई नहीं बल्कि सौम्या थी। सौम्या और अभिमान दोनों बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी आर्यन पीछे से आते हुए बोला, तुम दोनों को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से से कहा, तुम्हारी कौन सी कदर होनी चाहिए? तुमने इतने दिन में मुझे ब्लैकमेल कर कर परेशान कर रखा है। ये सुनकर आर्यन ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर सीधे से तुम इस शादी के लिए मान जाती तो मैं कुछ नहीं करता, पर वह तुम थी जो इतनी आसानी से मान नहीं रही थी। ये सुनकर अभिमान ने कहा, गलती तुम्हारी और तुम्हारे उन दोनों भाई बहनों की है। मेरी बहन पर चिल्लाना बंद करो आर्यन रघुवंशी। आर्यन ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी और मेरे दोनों भाई बहनों की थी, पर इन सब की सजा तुम वंशिका के होने वाले बच्चों को नहीं दे सकते हो। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मैं हमेशा से वंशिका को अपनी छोटी बहन मानता था और सौम्या ने भी उसे अपनी छोटी बहन माना था, इसीलिए सौम्या ने किया सब कुछ किया है जिससे कि वंशिका को हमेशा के लिए वंश मिल जाए। क्योंकि अगर हम लोग सीधे से जाकर वंश को ये बात बता देते कि वंशिका उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वंश कभी भी इस बच्चे को और वंशिका को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हमें ये टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ा। बस एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद वंश को हम लोग सारी सच्चाई बता देंगे। वही सौम्या अपने फ़ोन की तरफ देखकर बोली, भाई मैं कब से इस वैभव को कॉल लगा रही हूँ और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, वह मीटिंग के लिए लंदन गया हुआ है। 2 दिन तक तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ी शांत हो जाओ और अपनी बहन की शादी पर फोकस करो। ये सुनकर सौम्या ने कहा, भाई रेहा कब से आपको खोज रही है। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है आपको वहां जाना चाहिए? ये सुनकर अभिमान ने कहा, इस घटिया आदमी के साथ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। आर्यन ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान राजपूत में इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ कि किसी की के साथ कुछ गलत करूँगा। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है मेरे साथ कुछ करने की। ये बोलते हुए सौम्या ने अपने पास से एक गन निकाली और आर्यन की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की आर्यन रघुवंशी, तो मैं मजाक नहीं किया था। वंशिका और वंश की शादी के बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ये सुनकर आर्यन ने कहा, ठीक है अपनी बंदूक नीचे रखो। जब देखो तब मुझे मारने पर तुली रहती हो। अभी तो सिर्फ वंशिका की और वंश की शादी होने वाली है। जब तक वंशिका को उसकी सारी खुशियां नहीं मिल जाती है, तब तक मुझे नहीं मरना है और मुझे अपने विहान का भी ख्याल रखना है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, ये बात तो सही है कि तुम भले ही एक अच्छे इंसान नहीं बन सके, पर हमेशा से एक अच्छे भाई थे और हमेशा एक अच्छे भाई रहोगे। आर्यन ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा,
तुम भी हमेशा से एक अच्छे भाई थे। तुमने हमेशा अपने सौतेले भाई बहन को सगे की तरह प्यार किया है, तो क्या मैं अपने सगे भाई बहनों के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता हूँ? वैसे भी मैंने वह ड्रग्स बहुत मुश्किल से मंगवाई थी अफ्रीका से, जिसे मैं 1 साल पहले सौम्या को होश में लाया था। और अब वही ड्रग्स मैंने रेहा के अंकल पर भी इस्तेमाल किया है। कुछ देर में रेहा के अंकल यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर सौम्या ने कहा, अब हो गया भाई ये सब बातें, तो आप जल्दी से वहाँ पर जाए। कुछ देर में वहाँ पर सारी रस्में खत्म हो जाएगी और फिर बड़ा धमाका होने वाला है जब वंश को पता चलेगा कि मंडप में मैं नहीं, वंशिका है। वही मंडप में वंशिका जो घूंघट की आड़ में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वंशिका ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने आर्यन भाई से कहा था कि मुझे धोखे से यह शादी नहीं करनी है। वंश को धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है। जब उन्हें पता चलेगा कि मंडप में सौम्या नहीं मैं हूँ, तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वह पूरी जिंदगी मुझे नहीं अपनाने वाले हैं। वही वंशिका के दिल ने कहा, वंशिका क्या फर्क पड़ता है वो तुझे अपना या ना अपना, ये अब तो उसकी बीवी बनने वाली है। और अगर एक बार सौम्या उसकी बीवी बन जाती तो तेरे और तेरे बच्चे का क्या होता? तेरा बच्चा दुनिया में नाजायज कहलाता। तू ऐसा कैसे होते दे सकती है? आर्यन ने जो किया वह सही किया। उसने धोखे से हो या प्यार से हो या ब्लैकमेल कर हो, तुझे तेरा हक दिलवा ही दिया, जिस पर हमेशा से तेरा हक था। वंश कभी भी सौम्या का नहीं था, वह तेरा ही था और हमेशा के लिए तेरा होने जा रहा है। फेरे खत्म हो चुके थे। वही पंडित जी ने वंश के हाथ में मंगलसूत्र देते हुए कहा, आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाए। वंश ने बिना वंशिका की तरफ देख उसे मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने जैसे ही सिंदूर दिया, मैसेज राजपूत ने वंश की तरफ देखकर कहा, रुको मैं सौम्या का थोड़ा घूंघट ऊपर कर देती हूँ। ये सुनकर वंशिका की सांस ही अटक गई। वंशिका ने मन में कहा, अगर वंश ने मेरा चेहरा देख लिया तो वह सिंदूर नहीं भरेंगे, अब मैं क्या करूं? मैसेज राजपूत में वंशिका का घूंघट हल्का सा ऊपर किया। वंश ने बिना वंशिका के चेहरे की तरफ देख उसके मांग में सिंदूर भर दिया। तभी मैसेज राजपूत गुस्से से चिल्लाई, वंशिका मंडप में तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर सभी का ध्यान अब दुल्हन पर गया जिसका घूंघट हट चुका था। वंश जैसे ही वंशिका का चेहरा देखा हुआ हैरानी से वंशिका की तरफ देखने लगेगा। वही मैसेज राजपूत ने वंशिका को एक झटके में खड़ा किया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, बताओ वंशिका, मेरी सौम्या कहाँ है? वंशिका रो रही थी, वह कुछ बोल नहीं रही थी। तभी रेहा ने दरवाजे पर अपने अंकल को देख रेहा दौड़ते हुए अपने अंकल के गले जा लगी और बोली, अंकल आप होश में कब आ गए? रेहा के अंकल ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, मैं आज शाम में ही होश में आया हूँ। बेटा तुम कैसी हो? ये सुनकर वंश पीछे देखने लगा। रेहा के अंकल थे। सुहाना ने जैसे ही अपने डैड को देखा वह दौड़ते हुए अपने डैड के पास चली गई और रोते हुए बोली, डैड आप होश में आ गए? ये सुनकर राकेश जी ने सुहाना के सर को सहलाते हुए कहा, बेटा मैं होश में आ गया हूँ, तुम कैसी हो? तभी वंश गुस्से से वंशिका की तरफ देखकर बोला, अब तुम मुझे बताओगी कि तुम मंडप में क्या कर रही हो और सौम्या कहाँ है? वंशिका ने रोते हुए वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश सौम्या को आपसे शादी नहीं करनी थी, वह बस चाहती थी कि मेरी और आपकी शादी हो जाए, इसीलिए वह शादी छोड़कर चली गई है। ये सुनकर वंश ने एक झटके में वंशिका को धक्का दे दिया। वंशिका जैसे ही गिरने वाली थी, आर्यन और सौम्या ने पकड़ लिया।
वंशिका ने रोते हुए सामने देखा तो उसे सौम्या ने पकड़ रखा था और एक तरफ से आर्यन ने पकड़ रखा था। आर्यन ने वंशिका को गले लगाते हुए कहा, वंशिका शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। ये बोलते हुए आर्यन ने वंशिका को गले लगा लिया। सौम्या गुस्से से वंश की तरफ गई और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें वंशिका को धक्का देने की, अगर वह अभी गिर जाती तो। वंश ने गुस्से से सौम्या के दोनों कंधे को पकड़कर जोर से दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सौम्या राजपूत, मुझे धोखा देने की, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपनी जगह अपनी बहन को मंडप में बैठा दिया है, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ। सौम्या ने एक झटके में वंश को दूर धक्का दे दिया और गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वंशिका को धोखा देने की। सौम्या की बातें सुनकर वही राजपूत परिवार के साथ साथ रायजादा परिवार भी बहुत ज्यादा हैरान था। रेहा के मामा मामी ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश सौम्या क्या बोल रही है। सौम्या ने मिस्टर एंड मिसेज राययादा की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपके बेटे वंश का अफेयर पिछले 1 साल से मेरी बहन से चल रहा था। वो दोनों 1 साल से एक साथ है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अभी अपने बेटे से पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसने वंशिका को धोखा दिया है। वंश ने अपने माता पिता की तरफ देखते हुए कहा, ये बात सच है कि मैं पिछले 1 साल से वंशिका के साथ रह रहा था, पर मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया है। वो वंशिका थी जो अपने भाई का साथ देने के लिए राजपूत परिवार और हमारे परिवार को धोखा दे रही थी। सौम्या ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, तुमने उसे धोखा नहीं दिया है, तुमने उसे प्रेग्नेंट कर छोड़ दिया है, तुमने उसे धोखा दिया है। ये बोलते हुए सौम्या ने वंश का कॉलर पकड़ लिया। वंश ने जैसे ही प्रेगनेंसी का नाम सुना वह हैरान होते हुए वंशिका की तरफ देखने लगा। वंश ने गुस्से से कहा, ये कि झूठ बोल रही है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। वंशिका कुछ नहीं बोल रही थी, वह बस रो रही थी। आर्यन ने गुस्से से वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंशिका झूठ नहीं बोल रही है, वंशिका प्रेग्नेंट है। वंश ने गुस्से से कहा, अगर यह प्रेग्नेंट है तो इसलिए मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, सीधे शादी के मंडप में कैसे आ सकती है। ये फिर से कोई चाल चल रही है, तुम दोनों भाई बहन कभी सुधर नहीं सकते हो, तुम लोग अभी भी हमसे बदला लेना चाहते हो। आर्यन ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों के इंडिया आने के बाद जब मैं और वंशिका हॉस्पिटल में विहान की देखरेख कर रहे थे, तब हमें पता चला कि वंशिका प्रेग्नेंट थी। वंशिका ने यह बात बताने के लिए तुम्हें कॉल भी किया था, पर तुमने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, इस वजह से वंशिका ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर सभी हैरानी से वंशिका की तरफ देखने लगे। आर्यन ने वंशिका के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके हाथ पर एक पट्टी बंधी हुई है। इसने अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर वंश ने कहा, तुम दोनों भाई बहन अपना नाटक बंद करो, मुझे तुम दोनों की बातों पर कोई यकीन नहीं है। तुम दोनों बस झूठ ही बोलते रहते हो, तुम्हें बस किसी तरह से राजपूत परिवार को बर्बाद करना है, और इसलिए तुम मुझे भी टारगेट कर रहे हो, और वंश सिंह राययादा किसी के बातों में नहीं आने वाला है। सौम्या ने गुस्से से वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश स्टॉप इट, बहुत हो गया। तुम्हारा हाँ, मैं मानती हूँ कि वंशिका ने जो तुम्हारे साथ किया है वह गलत किया है, कुछ कम नहीं किया है,
तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वंशिका सुधर गई है और वह सच में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर वंश ने कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो सौम्या? तुम अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें सारी दुनिया अच्छी नजर आती है। इस लड़की की बातों में आना बंद करो। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये बहुत बड़ा झूठ बोल रही है, जिससे कि हमारी शादी ना हो सके और दोनों परिवार में दुश्मनी बनी रहे। ये सुनकर सौम्या ने कहा, स्टॉप इट, बस करो, वह झूठ नहीं बोल रही है। मैं खुद उसकी रिपोर्ट देखी है, मैं उसके साथ डॉक्टर के पास भी गई थी। वह सच में 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। सौम्या ने अपने पास से एक रिपोर्ट निकाली और वंश के हाथ में देते हुए कहा, पढ़ो इस रिपोर्ट को, वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम क्यों यकीन नहीं कर रहे हो मेरा? उसकी बातों का ना सही, मेरी बातों का तो यकीन करो। आज तक मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। मैं खुद उसके साथ डॉक्टर के क्लिनिक गई थी और मुझे पता चला वह सच में प्रेग्नेंट है। वह कोई नाटक नहीं कर रही है। वंश चुपचाप से रिपोर्ट पढ़ने लगा और रिपोर्ट पढ़ने के बाद वंशिका की तरफ देख रहा था। वही सौम्या वंश के मॉम डैड के पास जाकर हाथते हुए बोली, अंकल आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतना बड़ा तमाशा नहीं करना चाहिए था, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है कि वंशिका वंश के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी? अगर मेरी और वंश की शादी हो जाती तो वंशिका और उसके बच्चे का क्या होता? आखिर जो भी हो, वंशिका का होने वाला बच्चा आपके खानदान का वारिस है, आपका पोता या पोती है। क्या आपको अच्छा लगता है कि मैं आपके घर की बहू बन जाती और आपके घर की असली बहू और वारिस के ठोकरें खाते रहते और पूरा दुनिया उन दोनों को नाजायज कहता? ये सुनकर वंश गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सौम्या स्टॉप इट। वंश ने जैसे ही चिल्लाया, सौम्या स्टॉप, सौम्या ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मेरे मुंह से अपने बच्चों के लिए नाजायज शब्द सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है। सोचो क्या होगा जब पूरी दुनिया इसे इसी नाम से बुलाएगी। ये सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, सौम्या प्लीज बोलना बंद करो। सौम्या ने गुस्से से कहा, जब तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं है और जब पूरी दुनिया कल तुम्हारे बच्चे को इसी सब से बुलाएगी, कब तुम्हारा क्या होगा? वंश के माता पिता ने वंश के अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, ये क्यों किया तुमने वंश? अगर तुम वंशिका से ही प्यार करते थे तो हमें बता सकते थे। तुमने एक साथ 2 दोखी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर आज तुम्हारी शादी सौम्या से हो जाती तो वंशिका और उसके बच्चे का क्या होता, कभी सोचा है? तुमने क्यों किया? तुमने ये सब बोलो वंश, क्यों किया तुमने ये सब? ये बोलते हुए वंश की माँ वंश को बहुत ज्यादा जोर से हिला रही थी। वही वंश के आंखों में आंसू। वंश ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ। 1 साल पहले मैं जब यहाँ सौम्या से मिलने आया था तब मैं वंशिका से मिला था। गलती से हमारा बस 1 नाइट स्टैंड हुआ था। उसके बाद मुझे वंशिका से प्यार हो गया था। मैं राजपूत परिवार से यही बताना चाहता था कि मैं सौम्या से नहीं बल्कि वंशिका से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रेहा की मौत की वजह से मुझे राजपूत परिवार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने सोच लिया कि मैं पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद कर दूंगा और राजपूत परिवार की बेटी सौम्या थी, इसलिए मैंने सौम्या से शादी करना चुना और वंशिका को भी टॉर्चर करते रहा। सच कहूँ तो मैं वंशिका से दूर होने का कभी सोच नहीं सकता था, पर जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं आप लोगों को इंडिया आने से सबसे पहले वंशिका के बारे में बता दूंगा।
और उससे शादी कर लूंगा, पर वंशिका ने मुझे धोखा दे दिया था। मैं पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए मैंने सौम्या से शादी करने का डिसीजन लिया। सच तो यह है कि मैं कभी सौम्या से प्यार किया ही नहीं था, मैं सिर्फ वंशिका से प्यार करता था। अभिमान ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, बस हम सब जानते हैं कि तुम वंशिका से प्यार करते हो और वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। भले ही तुम उसे माफ नहीं कर पा रहे हो, पर कम से कम अपने बच्चों के लिए ही सही इस शादी को एक्सेप्ट कर लो। वंश ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने रेहा को माफ किया था? शादी के बाद तुम तो उसे दिन रात टॉर्चर करते रहते थे। अभिमान ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं उसे शादी के बाद उसे गलती की सजा देता रहा जो उसने कभी गलती की ही नहीं थी। पर मैं उससे प्यार करता था, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उससे प्यार करने लगा। सच तो यही है कि मैं रेहा से हमेशा प्यार किया है, बस कुछ गलतफहमी की वजह से हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर हो गए थे। पर जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर उनका प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी गलतफहमी और इंसान उन दोनों के बीच नहीं आ सकते हैं। प्लीज़ वंशिका को एक्सेप्ट कर लो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मिस्टर रायजादा एंड मिसेज रायजादा ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, देखो वंश, जो भी था अब तुम्हारे और वंशिका की शादी हो चुकी है और वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तो अच्छा यही होगा कि तुम इस शादी को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर वंश ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें ये बात पता चल गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सौम्या ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्या? याद करो, वंश सिंह रायजादा में 2 दिन पहले तुम्हें बताने आई थी। मैंने बस वंशिका का नाम भी लिया था कि तुमने मुझ पर बहुत जोर से चिल्लाया था। तुमने कहा था कि तुम उसे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते हो और ना ही उसका नाम सुनना चाहते हो। ऐसे में अगर मैं तुम्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती, क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते? इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। रेहा के अंकल राकेश जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है वंश की, सौम्या ने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। सच तो यह है कि आर्यन पिछले 1 हफ्ते से सौम्या को ब्लैकमेल कर रहा था कि सौम्या तुमसे शादी करे और शादी करते ही वह सौम्या को वह दवाई देगा जिससे मैं होश में आ जाऊंगा। पर 2-3 पहले ही आर्यन ने अपना प्लान चेंज कर सौम्या की जगह मंडप में वंशिका को बैठने का फैसला किया था। ये सुनकर रेहा ने हैरान होते हुए कहा, सौम्या अंकल क्या कह रहे हैं? तुम यह शादी सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम चाहती थी कि मेरे अंकल होश में आ जाए? सौम्या ने रोते हुए कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें देखे आई हूँ, तुमने अपने पिता के जगह हमेशा अपने अंकल को ही देखा था। आज से 1 हफ्ते पहले जब तुम लोग लंदन में थे, तब मेरा किडनैप हुआ था। मेरा किडनैप और किसी ने नहीं बल्कि आर्यन ने किया था। आर्यन को देखते ही पहचान गई थी कि आर्यन वही इंसान है जो आज से 1.5 साल पहले दिव्या के साथ उसे कैफे में था। मैंने दिव्या के साथ और किसी को नहीं बल्कि आर्यन को ही देखा था, इसीलिए मैं उसे इतने गुस्से में दिव्या से लड़ाई करने लगी थी। जब मैंने आर्यन से अपने किडनैपिंग की वजह पूछी तो उसने मेरे सामने एक शर्त रखी, अगर मैं वंश से शादी कर लेती हूँ तो वह इस ड्रग से, जिस ड्रग से उसने मुझे होश में लाया था, वह तुम्हारे अंकल को भी होश में ला देगा। नहीं तो वह उन्हें एक ऐसी जहर दे देगा जिससे उसकी तुम्हारे अंकल की मौत हो जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर के मारे वंश के मॉम डैड को शादी के लिए बुला लिया था।
पिछले एक हफ्ते से जैसे जैसे मेरे और वंश की शादी की रस्में चल रही थी, मैं तिल तिल कर मर रही थी। वंश में दर्द में थी पर मैं किसी को बात नहीं सकती थी। मन कर रहा था कि शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी जान ले लूं। पर मैं ये भी जानती थी कि मैं अपनी जान नहीं ले सकती हूँ। मेरी जान लेने की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और दर्द में रहेंगे। पर 2 दिन पहले जब आर्यन ने मुझे बताया कि वंशिका प्रेग्नेंट है और प्लान चेंज है, प्लान यह है कि मंडप में मुझे नहीं बल्कि वंशिका को बैठना है, तब मेरी सांस में सांस आई नहीं तो मुझे लगा था कि मैं हमेशा के लिए अपने प्यार से दूर हो जाऊंगी। जैसे ही वंश के माता पिता ने ये सुना कि सौम्या अपने प्यार से दूर हो जाएगी, वंश की माँ सौम्या की तरफ देखते हुए बोले, तुम किसी से प्यार करती हो? मिस्टर रायजादा एंड मिसेज रायजादा ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या सच सच बताओ तुम किसी से प्यार करती हो? सौम्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंकल आंटी मैं वैभव से प्यार करती हूँ और वैभव भी मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर मिसेज रायजादा हैरानी से वंश की तरफ देखने लगी और वंश से बोले, बस क्या तुम्हें पहले से पता था कि सौम्या वैभव से प्यार करती है? ये सुनकर वंश ने कहा, हाँ मुझे पिछले 1 साल से यह बात पता है कि सौम्या वैभव से प्यार करती है। वंश की माँ ने वंश के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुम्हें ये बात पता थी तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर वंश ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वैभव ने बताने नहीं दी। वैभव को लगता था कि अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो आप कभी भी वैभव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर रायजादा ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, इसमें एक्सेप्ट ना करने वाली कौन सी बात है? अगर वैभव सौम्या से प्यार करता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उन दोनों की शादी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये सुनकर वंश ने कहा, क्योंकि वैभव को ऐसा लगता था कि जिस तरह उसकी माँ ने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी की और आप लोगों ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। अगर वैभव ने बता दिया कि जिसकी को आपने मेरे लिए पसंद किया था और जिसकी शादी मुझे बचपन से तय थी, वह कि मुझसे नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई से प्यार करती है, तो आप लोगों का दिल टूट जाएगा। आप लोग कभी उसे नहीं अपनाएंगे। इतने सालों बाद जो परिवार एक साथ आया है, वो परिवार बिखर जाएगा, इसलिए वैभव ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मिस्टर रायजादा ने सौम्या की तरफ घूमते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बच्चा, मेरी वजह से तुम्हें भी अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि खानदान की दुश्मनी या दोस्ती के लिए तुम अपना प्यार सैक्रिफाइस करो। सालों पहले भी ऐसा हो चुका है और इसकी कीमत हमें पिछले 30 साल से चुकानी पड़ रही है। अब हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। अगर तुम वंश की जगह वैभव से ही शादी करना चाहती हो तो तुम्हारी शादी वैभव से ही होगी। ये सुनकर सौम्या वंश के माँ के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी मेरी बात को समझने के लिए। मैं वैभव के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव हर, आई लव वैभव आंटी, में उनके बिना मर जाएगी। वंश की माँ ने सौम्या की सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और ना कुछ करने की जरूरत है। अगर तुम वैभव से प्यार करती हो तो मैं खुद वैभव से बात करूंगी, वह तुमसे शादी जरूर करेगा। श्रीमती राजपूत ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या अगर तुम वैभव से प्यार करती थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हम ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं जो बच्चे के प्यार को सपोर्ट नहीं करते हैं। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पापा और मेरी खुद लव मैरिज है।
अगर तुम वैभव से प्यार करती हो तो तुम्हारी शादी उसी से होगी, इतना रोने की जरूरत नहीं है। वैभव तुमसे शादी जरूर करेगा। वही जो वंश कब से सबकी बातें सुन रहा था अचानक से ताली बजाने लगा। वंश के ताली की आवाज सुनकर सभी वंश की तरफ देखने लगे। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है सौम्या राजपूत, तुम बहुत ज्यादा त्याग की देवी बन रही हो। पर इन सब का क्या फायदा, अब तुम्हें वैभव का प्यार कभी मिल नहीं सकता है। ये सुनकर सौम्या हैरानी से वंश की तरफ देखने लगी। वंश ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, जब दूसरों का भलाई करने जाते हैं तो अपने बारे में भी सोच लिया करते हैं। पर तुम वंशिका की मदद करने के पीछे इतनी अंधी हो गई कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो का तुमसे इतना प्यार करता है तुम्हारी शादी अपने ही बड़े भाई से होते हुए कैसे देख सकता है। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि जब से वैभव को तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में पता चला है तब वो अंदर ही अंदर दर्द में था, अंदर ही अंदर मर रहा था, पर ये तुम्हें नजर नहीं आया। ये सुनकर सौम्या ने कहा, मैं वैभव को सब कुछ बता देना चाहती थी, पर आर्यन मुझे कुछ बताने नहीं दिया। आर्यन को लगा कि वैभव तुम्हें सब कुछ बता देगा और तुम वंशिका से शादी नहीं करोगी। मैंने सोचा कि मैं वंशिका और तुम्हारी शादी के बाद वैभव को सब कुछ बता दूंगी। वैभव जैसे ही लंदन से वापस आएंगे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर वंश ने हंसते हुए कहा, वैभव कभी इंडिया वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी हैरानी से वंश की तरफ देखने लगे। रणविजय ने गुस्से से वंश की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? वैभव ने खुद मुझे कहा है कि वो मीटिंग खत्म करके लंदन से कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। वंश ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आपकी गलतफहमी है कि वैभव लंदन गया है। वैभव कभी लंदन गया ही नहीं है। वैभव तो इटली गया है और वो हमेशा के लिए इटली चला गया है। वह अब कभी इंडिया वापस नहीं आने वाला है। ये सुनकर सौम्या अचानक से जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। सौम्या को इतना रोता देखकर रेहा जल्दी से सौम्या के पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, सौम्या रोना बंद कर, मैं भाई से बात करूंगी। वो जरूरी वापस आएंगे। वो तुझे कर नहीं जा सकते हैं, वो तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू रोना बंद कर, भाई तुझे शादी जरूर करेंगे। सौम्या तेजी से खड़ी हुई और एक झटके में रेहा को दूर गिरा दी और आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, आर्यन रघुवंशी, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था कि मैं वैभव को सारी सच्चाई बता देती हूँ, पर तुमने नहीं बताने दिया। वैभव मेरा नहीं हो सकता है, वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। वह मेरी शक्ल तक नहीं देखी था तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। ये बोलते हुए सौम्या ने अपने पर्स से बंदूक निकाल और अपने माथे की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, आज मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बोलते ही बूम की आवाज के साथ सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेहा जोर से चिल्लाई, सौम्या। सौम्या ने जैसे ही बंदूक अपने सर पर तानी वैसे ही अभिमान तेजी से सौम्या के पास आया और उसके हाथ को हवा में उठा दिया, जैसे गोली हवा में चल गई। अभिमान ने सौम्या के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे गले लगा लिया। जैसे सभी ने गोली की आवाज सुनी सबने अपनी आंखें बंद कर ली। पर जैसे ही सब ने अपनी आंखें खोली तो सबने देखा कि अभिमान सौम्या को अपने गले लगाकर खड़ा था। सौम्या बहुत ज्यादा रो रही थी। सौम्या बार बार बोल रही थी, भाई मुझे वैभव से मिलना है, मुझे वैभव चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ। अभिमान उसके पीठ को सहलाता हुआ बोला, वैभव तुम्हारा होगा सौम्या, तुम्हें उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। अचानक से सौम्या रोते रोते चुप हो गई।
अभिमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सौम्या का पूरा शरीर ढीला हो चुका है। अभिमान ने सौम्या को खुद से अलग किया तो उसे महसूस हुआ कि सौम्या बेहोश हो चुकी है। जैसे ही सभी ने देखा कि सौम्या बेहोश हो की है, सब दौड़ते हुए सौम्या के पास आए। अभिमान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसे लेकर रूम में जा रहा हूँ, ये थोड़ा टेंशन हुई है इसलिए बेहोश हो गई है। ये बोलते हुए अभिमान ने सौम्या को अपनी गोद में उठाया और उसे लेटा हुआ सौम्या के कमरे में चला गया। वही आर्यन अभी भी वंशिका को पकड़कर खड़ा था। आर्यन ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वंशिका ने जो भी गलती की उसका जिम्मेदार मैं हूँ, प्लीज मेरी बहन और मेरी गलतियों की सजा अपने बच्चों को मत दो, प्लीज अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर वंश ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर आर्यन खुश हो गया और वंशिका की तरफ देखते हुए बोला, वंशिका का तुझे रोने की जरूरत नहीं है, वंश तुझे एक्सेप्ट कर रहा है। ये सुनकर वंशिका जैसे ही मुस्कुराने वाली थी, तभी वंश ने कहा, एक मिनट आर्यन, मैंने ये कहा कि मैं अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी बहन को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। वंश ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, मैं वंशिका को कभी माफ नहीं कर सकता हूँ, पर उसकी गलती की सजा हमारे बच्चे को भी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि वंशिका मेरे साथ मेरे घर जाएगी, पर पत्नी होने के हक से नहीं, सिर्फ मेरे बच्चे की माँ होने की हक से। इसके अलावा वह मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे कि मैं उसे कभी पत्नी होने का हक दूंगा। ये सुनकर वंशिका के हाथ हवा में ही रह गए। वंशिका की आंखों से एक बार फिर आंसू निकलने लगे। मिस्टर एंड मिसेज रायजादा ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, वंश, तुमने हमारे खानदान की बहुत बेइज्जती करवा दी है, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वंशिका हमारी बहू है और हम उसे लेकर जा रहे हैं। बाकी जो भी मैटर है तुम घर में सुलझा सकते हो, पूरे पब्लिक के सामने हमारे घर की इज्जत उछलने की और कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वंश की मां वंशिका की तरफ गई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए, बेटा वंश, जो भी बोल रहा है उसकी बातों को इग्नोर करो और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज से तुम रायजादा खानदान की बहू हो और तुमसे तुम्हारा ये हक कोई नहीं छीन पाएगा। आज से तुम वंश सिंह रायजादा की पत्नी है। ये सुनकर वंशिका खुश हो गई और वंश की मां के गले लगाते हुए बोली, थैंक यू आंटी, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। ये सुनकर वंश की मां ने वंशिका की पीठ को सहलाते हुए कहा, थैंक यू बेटा, मुझे दादी बनने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। करीब आधे घंटे बाद नेहा राजपूत ने वंशिका की विदाई करवा दी। फिर नेहा सौम्या के कमरे में गई। नेहा जब सौम्या के कमरे में गई तो उसने देखा कि सौम्या अभी भी बेड पर बेहोश थी। अभिमान सौम्या के एक तरफ बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ रेहा उसके सर को सहला रही थी। श्रीमती राजपूत ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान, डॉक्टर ने क्या कहा है? अभिमान ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, मोम, डॉक्टर ने कहा है ये बस टेंशन से बेहोश हो गई है, कुछ देर में होश आ जाएगा, आज टेंशन मत लीजिए। मिसेज राजपूत ने सौम्या के बगल में बैठते हुए बोली, मैं बहुत बुरी माँ हूँ ना अभिमान, मैं कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ। अभिमान ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, आप बुरी नहीं हो, आप बहुत अच्छी हो, आपने तो अपने सौतेले बेटे को भी सगे की तरह प्यार किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको आयुष्मान के लिए और सौम्या के लिए बुरा लग रहा है, पर मेरी बात मानिए मॉम, सौम्या को मैं ठीक कर दूंगा।
सौम्या को जो चाहिए वो उसे मिलकर ही रहेगा, और रही आयुष्मान की बात, तो आज नहीं तो कल आयुष्मान को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए और आराम कीजिए। मैं और रेहा सौम्या के पास है। मिसेज राजपूत ने सौम्या के सर को सहलाते हुए कहा, प्लीज बेटा जल्दी होश में आ जाओ, तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बोलकर मिसेज राजपूत ने सौम्या के सर पर किस किया। वहीं आयुष्मान जो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कब से मिसेज राजपूत और अभिमान की बातें सुन रहा था, तभी आयुष्मान के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अभिमान ने पीछे देखा तो उसके पीछे आयुष था। आयुष ने आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ आयुष्मान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आयुष्मान ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस यहाँ सौम्या को देखने आया था, पर वह अभी भी बेहोश है तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलते हुए आयुष्मान वहाँ से चला गया। आयुष्मान के जाने के बाद आयुष में एक किलिंग स्माइल के साथ कहा, तुम कितना भी झूठ बोल लो, मुझे पता है कि तुम यहाँ मॉम को देख रहे थे। आज नहीं तो कल आयुष्मान तुम्हें हमारी मॉम को एक्सेप्ट करना ही होगा। भले ही तुम्हारी परवरिश घटिया औरत ने की है, जिसकी वजह से तुम इतने सालों से हमसे दूर थे, पर आखिर तुम हो तो मेरी मॉम के ही बेटी। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी मॉम का प्यार जरूर नजर आएगा। ये बोलते हुए आयुष में एक नज़र सौम्या को देखा और मन में कहा, सच में मेरी बहन ने कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द सहा है। मैं सोच भी नहीं सकता सौम्या ने उतना दर्द सहा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सॉरी, यह सब कुछ सौम्या ने मेरे डैड के लिए किया था। ये सुनकर आयुष ने पीछे देखा जहां सुहाना खड़ी थी। सुहाना ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सौम्या से माफ़ी मांगनी है। मैंने उसे कल बहुत बुरा भला कहा था। मैंने उसे कहा था कि वह अगर वैभव भाई से प्यार करती है तो क्यों वंश से शादी कर रही है। वह क्यों मेरे भाई को धोखा दे रही है और उसे वंश से शादी कर रही है। मुझे नहीं पता था कि वह सब वह मेरे डैड लिए कर रही है। अब जब सौम्या के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि सौम्या ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही थी। एक तरफ वैभव भाई से दूर जाने का गम और दूसरी तरफ वंश से शादी और ऊपर से आर्यन का ब्लैकमेल करना। आई कैन ती बिलीव दिस कि सौम्या कितना दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही थी। मैं तो कभी इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह बोलते हुए सुहाना आयुष के गले लग गई। आयुष ने भी सुहाना को गले लगा लिया और उसके कान में कहा, अब तो तुम्हारे पापा भी होश में आ गए हैं तो क्यों ना हमारी शादी की बात कर ली जाए। ये सुनकर सुहाना ने आयुष को धक्का देते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है, अभी तो मुझे 2-3 साल तक शादी नहीं करनी है। ये सुनकर आयुष हैरानी से सुहाना की तरफ देखने लगा और बोला, अब मुझसे शादी नहीं करोगी तो कब करोगी, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब करोगी। क्या तुम्हें नजर नहीं आता क्या मेरे उस भाई आयुष्मान ने भी शादी कर ली है और अब तो वह पापा भी बनने वाला है और तुम हो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। ये सुनकर सुहाना ने थोड़ा इतराते हुए कहा, इतनी आसानी से कैसे तुमसे शादी कर लूं, ना कोई प्रपोज किया है तुमने मुझे और ना ही कोई अच्छी सी डेट पर लेकर गए हो और सोचते हो कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें हाँ बोल दूंगी। तो भूल जाओ आयुष राजपूत, अगर तुमने मुझे अच्छे से प्रपोज नहीं किया और अच्छे से डेट पर नहीं लेकर गए तो इस जन्म में तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर आयुष ने एक झटके में सुहाना को अपने करीब खींचा और उसके हाथों को उसके पीछे लगाते हुए बोला,
ये तो तुम भूल जाओ सुहाना मेहरा कि मैं तुम्हें किसी और के करीब जाने दूंगा। तुम इस जन्म में तो क्या हर जन्म में मेरी ही रहोगी, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। ये सुनकर सुहाना ने थोड़ा इतराते हुए कहा, देखते हैं। आयुष ने एक तिरछी नज़र से सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सुहाना ने हंसते हुए कहा, लगता है आजकल फिल्में कुछ ज्यादा देखने लगे हो। ये सुनकर आयुष ने सुहाना को छोड़ते हुए कहा, मेरी फीलिंग तुम्हें फिल्मी क्यों लगती है, यह मेरी टू फीलिंग है सुहाना। मैं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही की से प्यार किया है और वह तुम हो। अगर तुम मुझसे अलग हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर सुहाना ने आयुष के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता है ना मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और ऐसी अजीब सी बातें कर तुम मुझे डरावना फील करवा रहे हो। ये सुनकर आयुष ने सुहाना को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें एक प्रॉपर डेट चाहिए ना, तो मैं तुम्हें अच्छे से डेट पर ले जाऊंगा और फिर अच्छे से प्रपोज करूंगा, और जब तुम हाँ बोलोगी तब तुम्हारा डैड से बात करूंगा। और वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए, मुझसे शादी करने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए रेहा के साथ किसी घर में रहोगी। ये सुनकर सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। आयुष ने हैरानी से कहा, मतलब तुम मुझसे सिर्फ रेहा की वजह से शादी कर रही हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो? सुहाना ने अपने सर पर उंगली रखते हुए कहा, प्यार, यह प्यार क्या होता है, मैं तो किसी से प्यार नहीं करती हूँ। ये बोलते हुए सुहाना ने आयुष को धक्का दिया और वहां से भाग गई। आयुष भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वही रौनक जो अभी भी हाल में एक सोफे पर बैठा हुआ था उन दोनों की तरफ देख रहा था। रौनक ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अभिमान सर का नमक खाया है और हमेशा उनकी वफादारी करने की कसम खाई है, और इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने प्यार के लिए नहीं लखूंगा। ये तुम्हारी गलती है आयुष राजपूत, क्योंकि सुहाना तो सिर्फ मेरी होगी, चाहे उसके लिए मुझे अभिमान सर के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। मुझे मेरा प्यार किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे प्यार से हो या जबरदस्ती से हो, पर सुहाना तो सिर्फ मेरी ही होगी। यह बोलते हुए रौनक सोफे से उठकर राजपूत मेंशन के बाहर चला गया। रायजादा पैलेस। दरवाजे पर खड़ी वंशिका कब से इंतजार कर रही थी कि कोई उसकी आरती उतारे, और वहां पर कोई नहीं आया। वंशिका के आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां पर वंश की मां आई और वंशिका की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी बेटा, मैं अपने वंश को समझने की बहुत कोशिश की। घर वह तुम्हारे साथ गृह प्रवेश नहीं करना चाहता है, तो हमें अकेले ही तुम्हारी गृह प्रवेश करनी होगी। ये सुनकर वंशिका के आंखों जो उसके आंसू में कब से रुके हुए थे वह गिरने लगे। वंश की मां ने वंशिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। आज नहीं तो कल वह तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। बेटा प्लीज इस तरह से हताश होने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूंगी। ये सुनकर वंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रही है आंटी, वंश मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनका दिल फिर से जीतूंगी। इस बार कोई छल और कपट नहीं बल्कि सिर्फ प्यार होगा। मैं अपने प्यार से वंश का दिल जीत कर ही रहूंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये तुम्हारी गलत फहमी है वंशिका रघुवंशी की, तुम मेरा दिल जीत सकती हो। मैं वंश सिंह राययादा हूँ। एक ऐसी दीवार है जिसे आज तक कोई गिर नहीं सका। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया है।
अब तुम्हें धोखे के बदले धोखा ही मिलेगा, दिन रात मेरी नफरत सहनी पड़ेगी। ये सुनकर वंशिका हैरान हो गई। वंश की माँ ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है और तुम उसके लिए ऐसा बोल रहे हो। बेटा प्लीज वंशिका को समझने की कोशिश करो, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर किसी को पता चल जाता कि वह शादी से पहले ही मां बनने वाली थी तो उसकी बहुत बदनामी होती। वंश ने अचानक से वंशिका के पास गया और उसे खींचते हुए अपने साथ अपने कमरे में ले गया और अपनी मां की तरफ देखते हुए बोला, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वंश ने एक झटके में उसे कमरे को बंद कर दिया। वंशिका की आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे। वंशिका ने सामने देखा तो उसके आंखों से बचा हुआ आंसू अब जोर जोर से गिरने लगा, क्योंकि सामने एक सुहागरात की सेज सजी हुई थी जिस पर और किसी का नहीं सौम्या का नाम लिखा था। ये देखकर वंशिका बहुत ज्यादा रोने लगी। वंश ने वंशिका की तरफ देखते हुए कहा, यही है तुम्हारी जिंदगी की असली सच्चाई। वंश के कमरे में वंशिका ने वंश के कमरे में देखा तो चारों तरफ सौम्या और वंश की एंगेजमेंट की और हल्दी की फोटो लगी हुई थी और बैग पर सौम्या और वंश का नाम लिखा हुआ था। वंश ने वंशिका की तरफ देखते हुए कहा, यही तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। ये रूम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सौम्या और मेरी सुहागरात के लिए सजा हुआ था, ना कि तुम्हारी और मेरी, तुम बस उसकी सब्स्टिट्यूट ब्राइड हो। ये सुनकर वंशिका ने रोते हुए कहा, वंश मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, मैं सौम्या की कोई सब्स्टिट्यूट ब्राइड नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप हमेशा से मुझसे प्यार करते थे। सौम्या ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, वह हमेशा से वैभव भाई से प्यार करती थी। ये सुनकर वंश तेजी से वंशिका की तरफ गया और उसके गले को पकड़ते हुए कहा, गलती से भी मेरे भाई का नाम लेने की कोशिश मत करना। तुम जैसी घटिया की के मुंह से मेरे भाई का नाम अच्छा नहीं लगता है। वंशिका को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वंशिका ने रोते हुए कहा, वंश प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हम मर जाएंगे, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। ये सुनते ही वंश ने वंशिका को छोड़ दिया। वंश ने वंशिका की तरफ देखकर कहा, सच में रघुवंशियों को ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता है। वंशिका ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है बस तुम कह सकते हो, क्योंकि गलती मेरी है, पर एक बात याद रखो, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है और मैं इसे किसी भी कीमत पर इस दुनिया में लाकर ही रहूंगी। ये सुनकर वंश ने कहा, तुम्हें इस बच्चे को दुनिया में लाना ही होगा, क्योंकि यह मेरा बच्चा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए याद रखना, जब तक ये बच्चा तुम्हारे अंदर है तब तक तुम सेफ हो। अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर वंशिका के आपके आंसू नीचे गिरने लगे। वंशिका ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, वंश इतना एक दिन तुम्हें यह एहसास जरूर होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम खुद मुझे एक्सेप्ट करोगे। ये सुनकर वंश ने हंसते हुए कहा, गलतफहमी का दुनिया में कोई इलाज नहीं होता है वंशिका, तुम्हें जो करना है वह तुम कर चुकी हो, अब करने की बारी मेरी है। ये बोलते हुए वंश उसे कमरे से बाहर चला गया। वंशिका अभी भी उस कमरे में खड़ी चारों तरफ देख रही थी, जिसे हर तरफ सौम्या की और वंश की फोटो नजर आ रही थी। कुछ फोटो में सौम्या और वंश के बचपन की फोटो थी। ये फोटो देखकर वंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है सौम्या, में तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम और वंश बचपन में भी एक साथ थे और तुम्हारी शादी भी वंश के तय हुई।
पर तुम दोनों को कभी एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ क्योंकि वंश मेरी किस्मत में था और जो मेरी किस्मत में था वह मेरा ही होगा। चाहे मुझे दुनिया से लड़ना पड़ेगा, मन से लड़ना पड़े और उन्हें मेरा प्यार समझना भी होगा, उसके बदले मुझे प्यार करना भी होगा। मेरा नाम भी वंशिका रघुवंशी है। इतनी आसानी से तो हार मानना मैंने भी नहीं सीखा है, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वंश को तो अपना बना कर ही रहूंगी। ये बोलते हुए वंशिका ने सबसे पहले बेड पर लिखे सौम्या के नाम को एक झटके में उस चादर पूरे फूल को नीचे गिरा दिया और सौम्या की फोटो की तरफ देखते हुए बोली, सौम्या तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। वंशिका ने सौम्या की सारी फोटो को नीचे उतर कर पैक कर दी। वंशिका ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चा आप मेरे लिए बहुत लकी हो, आपकी वजह से मुझे आपके पापा दोबारा मिल गए। अब देखो कैसे आपके जरिए मैं आपके पापा के दिल में फिर से प्यार जगती हूँ। और रही सौम्या की बात, तो वह कभी आपकी मम्मी नहीं बनेगी, वो हमेशा आपकी माँ से ही रहेगी। ये बोलते हुए वंशिका उस रूम से बाहर निकली और एक नौकर को तरफ देखते हुए बोली, मेरे कमरे में और जो बॉक्स रखा हुआ है उसे किसी स्टोर रूम में रख दो। वो बॉक्स मेरे सामने आज के बाद कभी आना नहीं चाहिए। ये सुनकर उस नौकर ने उस बॉक्स को उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। वंशिका ने उस बेड पर लेटे हुए बोली, अब ये बेड मेरा है और रूम भी मेरा है, अब मेरे और वंश के बीच कोई नहीं आ सकता है, कोई मतलब कोई नहीं। ये बोलते हुए वंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजपूत हवेली। रेहा सौम्या के बगल में सो रही थी, वही अभिमान सोफे पर सो रहा था। अचानक से सौम्या की आंखें खुल गई। सौम्या ने उठकर अपने बगल में देखा तो रेहा उसके बगल में सो रही थी और सामने सोफे पर अभिमान सो रहा था। ये देखकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में आप दोनों बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी थी भाई, लेकिन अच्छा बनने से मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलने वाला है और मुझे किसी भी हालत में वैभव को अपना बनाना है। चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वैभव मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं और नहीं कभी मेरी शक्ल देखना चाहते हैं, तो क्या हो गया, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। जिस तरह मैंने वैभव को मजबूर कर दिया खुद से प्यार करने पर, इस तरह मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वह मुझसे शादी करें। ये बोलते हुए सौम्या अपने बेड से उठ गई और किसी को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते हुए सौम्या ने थोड़े गुस्से में कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आखिर कहाँ गए हो तुम? सौम्या ने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर अब तुमने मेरी मदद नहीं की ना आर्यन, तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। आर्यन ने दूसरी तरफ से कहा, बोलो क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से आज वंशिका वहाँ पर है जहाँ उसे रहना चाहिए था, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से में कहा, तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो जो इस तरह से बोल रहे हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से आज वैभव मुझसे दूर है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बोलो सौम्या राजपूत, आखिर तुम्हारे लिए यह आर्यन रघुवंशी क्या कर सकता है? अगली सुबह रेहा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। रेहा उठकर बेड पर बैठ गई और चारों तरफ देखी पर उसे सौम्या नजर नहीं आई। रेहा ने अभिमान के पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, अभिमान सौम्या कमरे में नहीं है। अभिमान ने जैसे ही यह बात सुनी जल्दी से उठकर बैठ गया और कमरे में देखते हुए बोला, रेहा सौम्या वॉशरूम में गई होगी या नीचे होगी, देखो जाकर। रेहा वॉशरूम में गई और देखा तो सौम्या वॉशरूम में भी नहीं थी। रेहा ने थोड़ा उड़ते हुए कहा, अभिमान सौम्या वॉशरूम में नहीं है।
अभिमान ने रेहा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो, वह जरूर नीचे ब्रेकफास्ट करने गई होगी। रेहा ने थोड़े गुस्से से कहा, अभिमान अभी उसका दिल टूटा हुआ है और तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी सुबह ब्रेकफास्ट करने जाएगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, रेहा तुम टेंशन लेना बंद करो, मैं अभी नीचे जाकर देखता हूँ या वह मॉम के कमरे में होगी। ये बोलते हुए अभिमान नीचे गया और हाल में सभी से पूछने लगा, पर किसी ने भी सौम्या को नहीं देखा था। सब सौम्या को पूरी हवेली में देख रहे थे। वही अचानक से रेहा ने सौम्या की अलमारी खोली तो वह हैरान हो गई थी। सौम्या की अलमारी में उसके कोई भी कपड़े नहीं थी। ये देखकर रेहा चिल्लाते हुए बोली, अभिमान जल्दी से सौम्या के कमरे में आओ। अभिमान और बाकी सभी दौड़कर सौम्या के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि सौम्या की अलमारी खुली हुई थी और अलमारी में एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर तो मिसेज राजपूत हैरान हो गई। मिसेज राजपूत ने रेहा की तरफ देखते हुए बोली, रेहा सौम्या के कमरे कपड़े कहाँ गए? रेहा ने रोते हुए कहा, मोम मुझे लगता है शायद सौम्या घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर मिसेज राजपूत जमीन पर गिर गई। अभिमान जल्दी से मिसेज राजपूत के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, मॉम प्लीज आप शांत हो जाए, हम सौम्या को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। मिसेज राजपूत ने रोते हुए कहा, पता नहीं क्यों मेरे किस्मत में मेरे चारों बच्चों का प्यार क्यों नहीं है। जब भी कोई एक मिलता है तो दूसरा मुझसे दूर हो जाता है। ये सुनकर आयुष्मान को थोड़ा बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। दिव्या ने आयुष्मान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आयुष्मान तुम्हें भी जाकर सौम्या को खोजना चाहिए। अभिमान ने आयुष और रौनक की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जाओ जाकर सौम्या को खोजो, और रौनक तुम जाकर सारे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर देखो। मुझे लगता है कि सौम्या जरूर इटली जाने की कोशिश करेगी, पर उसे इटली जाने मत दो, इटली जाना उसके लिए सेफ नहीं है। रौनक ने घड़ी में म देखते हुए कहा, हमें पहले मेंशन के बाहर के सीसीटीवी को चेक करना चाहिए और पता करना चाहिए कि सौम्या किस समय घर से गई थी, तभी हमें पता चलेगा कि उसने कौन सी फ्लाइट ली है। ये सुनकर आयुष दौड़ते हुए सीसीटीवी के मॉनिटर रूम में गया और सीसीटीवी चेक करने लगा। आयुष सीसीटीवी देख रहा था तब वह हैरान हो गया, क्योंकि सौम्या रात के 2 बजे ही निकल गई थी। आयुष ने घड़ी में म देखा तो अभी सुबह के 8 बज रहे थे। ये देखकर आयुष ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, क्या 2 बजे के बाद कोई फ्लाइट इटली जाती है? ये सुनकर रौनक ने फ़ोन में कुछ चेक करते हुए कहा, हाँ आज सुबह ही एक फ़्लाइट मुंबई से इटली के लिए निकल चुकी है। अभिमान ने अपनी आंख बंद करते हुए कहा, सौम्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इटली नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि इटली में अभी वैभव किसी मुसीबत से लड़ रहा है, और अगर ऐसे में दुश्मनों को पता चल गया कि तुम कौन हो, तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओ गॉड सौम्या, तुमने खुद को किस मुश्किल में फंसा लिया। आयुष ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे अभी के अभी इटली जाना है, मैं सौम्या को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर अभिमान ने कहा, तुम्हें इटली जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इटली चला जाऊंगा और सौम्या को वापस लेकर आऊंगा। तुम्हारा अभी घर पर रहना जरूरी है। ये सुनकर रेहा ने कहा, अभिमान मुझे भी तुम्हारे साथ इटली जाना है, क्या पता मेरे बात करने से भाई सौम्या और अपनी शादी के लिए मान जाए। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा इटली जाना साफ नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम यहाँ मॉम का ख्याल रखो, घर में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है।
मैं इटली जाकर वैभव और सौम्या को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर मैसेज राजपूत ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान 1 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आयुष्मान को इस घर में लेकर आओगे तो तुम लेकर आए थे। तुम मुझे आज भी वादा करो कि तुम सौम्या को सही सलामत लेकर आओगे, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर अभिमान ने मिसेज राजपूत के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मोम मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सही सलामत सौम्या को आपके पास लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना ही क्यों ना पड़े। ये बोलते हुए अभिमान उसे कमरे से बाहर निकल गया। अभिमान ने वंश को कॉल किया। दूसरी तरफ से 1-2 रिंग में वंश कॉल अटेंड कर लेता है और उठाते हुए बोला, क्या हुआ, तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों किया है? रेहा ठीक तो है ना? ये सुनकर अभिमान ने कहा, रेहा बिल्कुल ठीक है, बात यह है कि सौम्या घर से भाग गई है, हमें लगता है कि वह इटली गई है। ये सुनकर अचानक से वंश अपने बेड पर उठकर बैठ गया और हैरानी से बोला, सौम्या इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? तुम्हें पता है ना अभिमान, वैभव इटली क्यों गया है? वैभव की जान को इटली में बहुत खतरा है। अगर किसी को सौम्या के बारे में कुछ भी पता चल गया तो वह वैभव को कमज़ोर करने के लिए सौम्या के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मुझे ये बात अच्छे से पता है, मुझे बस तुमसे ये जानना है कि क्या वैभव ने तुम्हें कॉल किया था? वंश ने अपना चेहरा उदास करते हुए कहा, नहीं वैभव और मेरी कोई बात नहीं हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं वैभव के लिए क्या करूं। आखिर मेरा भाई इतनी दर्द में है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। आखिर अपनी बहन सौम्या को वापस सही सलामत लाने के लिए क्या करेगा अभिमान? क्या होगा जब वैभव को पता चलेगा सौम्या के इटली जाने के बारे में? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।